वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडल सेट 3 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें कि फिजिक्स का है। यह 12th बिहार बोर्ड 12th का फिजिक्स का मॉडल सेट 3 देखेंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का करवा रहे हैं हम, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं है। बिहार बोर्ड के द्वारा तो एक ही मॉडल सेट जारी किया गया था, लेकिन इसमें इस मॉडल सेट में लगभग 5 सेट दिया गया है, जिसमें कि हमने 2 सेट का करवा रखा है और 1 सेट का आज करवा रहे हैं। टोटल 3 मॉडल सेट हो जाता है, और 5 मॉडल सेट का अगर आप ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपको समझ लेते हैं, तो इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए 70 में से 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज हम लोग मॉडल सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखने चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी भी आवेशित समतल चालक के नज़दीक का जो विद्युत क्षेत्र होता है वह होता है बुआ एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर सही है। चलिए, तो उसके बाद हम अगला चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच क्या संबंध होता है? तो ये होता है ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। ई बराबर क्या होता है? माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है। यहाँ 1 माइक्रोफैराड को थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। 1 माइक्रोफैराड ना हो करके 1 नैनोफैराड हो जाएगा। 1 नैनोफैराड, या फिर इसी को कह देते हैं बुआ 10 टू दी पावर माइनस 9 फैराड। 10 टू दी पावर माइनस 9 फैराड, क्योंकि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया, 9 किलोमीटर त्रिज्या दे दिया, इसलिए क्या हो जाएगा 1 नैनो फैराड या फिर 10 टू दी पावर माइनस 9 फैराड। यानी कि 3 का ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए को या फिर किसी को भी करेक्ट कर लेना है। या तो यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 9 लगा दीजिए, या फिर उसको करेक्ट कर लीजिए, या फिर अलग आंसर ही लिख लीजिए। 10 टू दी पावर माइनस 9 फैराड हो जाएगा 3 का आंसर। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, यानी आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी के बीच गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी एवं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी के बीच क्या संबंध है? तो हम जानते क्या हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत है, यानी कि सबसे बड़ा प्रतिरोध किसका हो जाएगा? वोल्ट मीटर का। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्न में से कौन सा है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्न में से कौन सा है? तो वो मीटर ब्रिज के भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 7 का कहता है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसा? प्रकृति पर। इनकी तार किस धातु का बना हुआ है उसके ऊपर वह विशिष्ट प्रतिरोध उसका निर्भर करता है। जैसे अगर तार तांबा का बना हुआ है तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध पर। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि किस धातु का तार बना है उसी पर वह निर्भर करता है। एल्युमिनियम का अलग, लोहा का अलग, चांदी का अलग, इस तरीके से अलग अलग धातु के तार की प्रकृति अलग अलग होती है। अब लोग चलते हैं किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है, यानी कि सभी धाराओं का किसी बिंदु पर योग जो होता है क्या होता है? शून्य होता है। आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये जो किरचॉफ का बिंदु नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वही किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वो हो जाता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये है फर्स्ट नियम, किरचॉफ का फर्स्ट नियम, और ये क्या है? सेकेंड नियम। ठीक है, ये ऊर्जा सेकेंड, आवेश फर्स्ट। तो ये आपसे पूछ रहा है अभी फर्स्ट नियम के बारे में। तो फर्स्ट नियम क्या है बुआ? आवेश संरक्षण का सिद्धांत है।
चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो देखिए, धारावाही चालक के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन की गति होगी तो त्वरित तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी त्वरित? त्वरित नहीं होने का कारण है वो इलेक्ट्रॉन का कोई एक ही दिशा एकदम सेम सेम तो नहीं होगा और बढ़ते ही रहेगा हमेशा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जैसे ही टक्कर करेगा तो किसी इलेक्ट्रॉन की गति स्लो हो जाएगी, किसी की गति फास्ट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग भी जब किसी से टकराते हैं तो टकराने वाले में किसी की गति बढ़ जाती है तो किसी की घट जाती है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्वरित नहीं होगा, अवमंदित यानी कि कम भी नहीं होगा, सब इलेक्ट्रॉन की गति कम भी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक समरूप चाल से चलेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक रूप से औसत, इनकी एवरेज स्पीड होगा यहाँ पर। इनकी 9 नंबर का ऑप्शन हो गया आपका सी। 10वां चलते हैं बुआ, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो हो जाता है, P बराबर आई भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, P बराबर आई भी। तो यानी कि यहाँ से देखिए V के टर्म में पूछ रहा है तो V बराबर आई आर हम लोग पढ़े थे ओम के नियम से। तो यानी कि यहाँ से अगर हम I के जगह पे रख दें, डैट इम्प्लाइज I बराबर हमारा क्या हो गया, V अपॉन आर हो गया, V बटा आर हो गया बुआ। यानी कि यहाँ से आई बराबर रख दें भी बटा आर गुना भी, तो डेट इम्प्लाइज हमको मिल गया भी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है बुआ, भी स्क्वायर अपॉन आर होती है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है बुआ, एफ बराबर क्यू भी बी, एफ बराबर क्यू क्रॉस क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी को कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो भी क्रॉस बी वेक्टर होता है यही क्या होता है, भी बी साइन थीटा होता है, इसलिए लिखा जाएगा एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है, ये तो बचपन से पढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। तो उसका शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा। उसका शक्ति गुणांक क्या होगा बुआ, तो उसका शक्ति गुणांक आपका 1 हो जाएगा। केवल प्रतिरोध हो तो वहाँ शक्ति गुणांक 1 होता है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान जो होता है शिखर मान बटा √2 होता है। शिखर धारा का मान बटा √2 हो जाता है। अगला चलते हैं हम लोग, 15 नंबर कहता है, किसी चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई होती है। तो किसी चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई जो हो जाता है बुआ, एल जी अपॉन एल एम, एल जी अपॉन एल एम बराबर होता है 6/5। यानी कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात जो होता है वो क्या होता है आपका 6/5 होता है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एल जी बराबर 6/5 एल एम, ये एल एम इधर आके गुना हो जाएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं बुआ अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए, यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो। एक मिनट, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड पेज है। चलिए, यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो तो नमन कोण डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो आपका सही हो जाता है बी एच अपॉन कॉस डेल्टा सही हो जाता है, बी एच अपॉन कॉस डेल्टा आपका सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, चुंबकन की तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो चुंबकन की तीव्रता की इकाई ए एम इनवर्स होता है, या फिर ए अपॉन एम भी हम लोग लिखते हैं, ए प्रति एम भी लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम प्रति मीटर। चलिए आगे है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है। तो चुंबकीय यामोत्तर जो होता है एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। अगर कोई चुंबक लटक रहा है तो उसका जो यामोत्तर होगा उसके ऊर्ध्वाधर तल में होता है, इसलिए इसका चुंबकीय यामोत्तर क्या हो जाता है,
ऊर्ध्वाधर तल होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है वो 1+d/f। समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना होता है 1+d/f होता है। अगला हम लोग चलते हैं सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी होता है। तो ये जो फोकस दूरी होगा वो कोई भी नेत्र की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो न्यूनतम दूरी होगा वही उसका क्या हो जाएगा फोकस दूरी। तो ये क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला चलते हैं हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो हीरा का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है 24.41 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है दो संपर्कित लेंसों का समतुल्य लेंस होगा। तो हम पिछली कक्षा में भी बताए थे कि दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस जो होता है, देखिए एक उत्तल लेंस ऐसे सट गया, एक उत्तल लेंस ऐसे सट गया, तो दोनों का जो लेंस बनेगा यानी कि ये वाला, तो बाहरी भाग फिर कैसा हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा आपका बाहरी भाग, यानी कि फिर ये कैसा लेंस बन जाता है उत्तल लेंस ही बनता है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते हैं प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या है। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित उपकरण होता है। चलिए, तो इसका उपयोग हम लोग दूर संचार के रूप में करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग दूर संचार के रूप में करते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय तंतु। तो प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद इंद्रधनुष का निर्माण के लिए निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। अब देखो इंद्रधनुष का जब भी निर्माण होगा तो यानी कि रंगों का बंटना, लाल इस तरीके से 7 रंग बंटता है वो, तो 7 रंग जो बंटता है तो रंगों का बंटना क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपन कहलाता है। क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपन। इनकी रंगों को 7 अलग अलग वर्णों में बंट जाना ही वर्ण विक्षेपन कहलाता है। इन धनुष के निर्माण के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी है वर्ण विक्षेपन जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तन जो करता है कांच का होता है, कांच में बैगनी का होता है। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है। तो कांच से अपवर्तनांक किसका होता है बैगनी का। इसलिए जब भी हम किसी कांच के प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 अवयवी रंगों में बट जाता है, जो कि अलग अलग होता है। तो ऊपर लाल होता है, नीचे बैगनी होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है बुआ बैगनी का। सबसे अधिक अपवर्तनांक अधिक किसका होता है अपवर्तन किसका होता है तो बैगनी का, इसलिए ये क्या हो जाएगा बैगनी। चलिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है λ/2 का विषम गुणांक होता है। λ/2 का विषम गुणांक होता है, विषम गुणांक। ठीक है, λ/2 का विषम गुणांक होता है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है बुआ विषम संख्या होता है 2n+1, यानी 2n तो सम हो गया, 2 से जो मल्टीपल होगा वो सम, और उसमें एक जोड़ देंगे तो विषम। अब विषम संख्या में λ/2 से गुना कर देंगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 2n+1 λ/2। अगला हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्न में से कौन सी घटना पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्न में से कौन सी घटना पुष्टि करता है। तो इसको देखते हैं बुआ। तो अनुप्रस्थ प्रकृति तभी होगा जब वह प्रकाश का ध्रुवीकरण को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि में ध्रुवीकरण की घटना नहीं होती है, इसलिए ध्वनि अनुप्रस्थ नहीं है। जबकि प्रकाश में ध्रुवीकरण की घटना होती है, इसलिए प्रकाश क्या है अनुप्रस्थ है। अब हम लोग चलते हैं वो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। किसी भी अवरोध छोटे अवरोध से टकरा करके प्रकाश उसके छाया में घुस जाता है, तो यही घटना विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी विवर्तन। चांदी का कार्यफलन कितना होता है। तो चांदी का कार्यफलन जो हो जाता है बुआ वो होता है 4.26 से 4.73 तक, 4.26 से 4.73 तक, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 4.7। वहीं अगर सोना का पूछ दे तो सोना का कार्यफलन जो होता है
सोना का कार्यफलन सोना का कार्यफलन जो होता है बुआ 5.1 होता है। सोना का कार्यफलन क्या होता है 5.1, यानी कि चांदी का कार्यफलन 4.7 और सोना का कार्यफलन 5.1। चलते हम आगे। प्लांक नियतांक का मान होता है, तो प्लांक नियतांक का जो मान हो जाता है बुआ वो होता है आपका कितना, प्लांक नियतांक का मान आपका हो जाता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फोटोन की गति द्रव्यमान होता है। फोटोन की गति द्रव्यमान जो होता है बुआ वो होता है आपका hc/λ। hc/λ। अब ये कैसे निकालते हैं देखिए, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ कर लें। E बराबर mc² होता है ना, और E बराबर हम पढ़े हैं hc/λ भी। hc/λ भी, तो द्रव्यमान यानी कि m का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 मान लेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे तो हमको आ जाएगा mc² बराबर hc/λ। तो c से c कट गया, यानी कि हमको अब बच गया क्या चीज़, इधर कर लेते हैं। हमको बच गया mc बराबर h/λ। ठीक है, तो अब देखिए तो द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा hc/λ। c यहाँ गुना में था तो इधर भाग में आ गया। ओहो, एक मिनट, mc² hc, गुना में नहीं, यहाँ भाग में होगा। एक मिनट, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। h/c/λ। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया बुआ h/c/λ। एक मिनट, कलर बदल देते हैं, हरा कर देते हैं। ये जो आपका हो गया h/c/λ, यही क्या हो गया आंसर। तो हम लोग चलेंगे, हमारा क्या हो जाएगा बुआ h/c/λ। सॉरी, उस समय गलती से लग गया था hc/λ। फोटोन का गतिज द्रव्यमान क्या होगा h/c/λ। अभी हमने देखा। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बुआ। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 33 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी प्रावैग्नी परिसर में है। तो प्रावैग्नी परिसर में कौन सी श्रेणी है, तो ये होता है लाइमन श्रेणी। कौन सा होता है, लाइमन श्रेणी, यानी कि 33 का हो जाएगा ए। अब 34 नंबर का चलते हैं क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, तो परमाणविक घटना। रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, परमाणविक घटना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद 35 नंबर चलते हैं। तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन चलेगा बुआ तो होता है बीटा का किरण। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा किरण जो होता है उस वो इलेक्ट्रॉन के आगमन को ही बीटा किरण कहते हैं, इसलिए बीटा हो जाएगा। अगला चलता है 36 नंबर। अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण तो होता है आपका हीलियम का नाभिक। क्यों, क्योंकि हीलियम के नाभिक से जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचता है नाभिक में। इसी को क्या कहते हैं बुआ, हीलियम का नाभिक कहते हैं, जो कि अल्फा कण कहलाता है। अगला चलते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेसी एंटीना का व्यास जो प्रास जो होता है टीवी डी, वो टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है। तो वो जो संबंध होता है हो जाता है वो d बराबर 2HR। d बराबर 2HR, यानी कि d बराबर क्या होता है √2HR, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या और टावर की ऊंचाई का √2 गुना होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 38 नंबर क्या कहता है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणुओं की ऊर्जा कितनी होती है। तो मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है
तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो 39 नंबर कहता है कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की अर्धचालकता बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ को अशुद्धि मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है? अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो 39 का हो जाएगा ए। 40 नंबर क्या कहता है? देखिए 40 नंबर जो आपका है क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। नॉट गेट कोई गेट होता नहीं है, या तो यहाँ नॉट गेट होगा या फिर नॉर गेट होगा। तो हम सारे गेटों का के बारे में बता देते हैं कि ये चारों क्या क्या का ऑप्शन दिया है। आप मार लीजिएगा, ये कुछ गलत दे दिया है, इसको इग्नोर कर देना है। चलिए तो 40 नंबर में जो ये जो है y बराबर a प्लस बी, ये होता है आपका और गेट। क्या होता है? एक मिनट, और गेट होता है। ठीक है, ये जो y बराबर a प्लस बी है ये होता है वो और गेट। और y बराबर a डॉट बी ये क्या कहलाता है? ये आपका है a डॉट बी कहलाता है एंड गेट, ए एन डी एंड गेट। y बराबर a प्लस बी बार ये कहलाता है आपका नॉर गेट। क्या होता है? एन ओ आर, नॉर गेट। y बराबर a डॉट बी, ये a डॉट बी बार ये क्या होता है? नंद गेट, एन ए एन डी। सॉरी, मिस्टेक से हो गया था। तो आप समझ गए होंगे, ये है आपका और गेट, ये हो जाता है नंद गेट। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं बुआ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही आवृत्ति है? तो कितना होता है? 50 हर्ट्ज ही होता है। द्विआधारी संख्या 1110 का दार्शनिक संख्या अंक कितना है? तो 30 होता है। अब कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरफ से हम काउंट करेंगे, तो वहां से करते हैं तो 0 गुना 2 के पावर 0 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 2 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 3 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 4। इस तरीके से लेते हैं बुआ, यानी कि इधर से जितना हो उसको गुना करते जाना है, 2 के पावर समथिंग समथिंग रखते जाना। 2 के पावर 0 से लेकर के जितना अंक रहेगा उतना करते जाएंगे। ये होगा 0 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 2 के पावर 4 16। तो 16 और 8 यानी कि हो गया आपका 26, 8 24, 24 4 28, 28 2 30, यानी कि 30 का दाशमलिक अंक है। ये क्या हो जाएगा बुआ? 30। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से क्लास में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से 30 या फिर बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है एप्सिलॉन नॉट बराबर है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 45 चलते हैं। 45 क्या कहता है? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 45 नंबर द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो होता है 1 dy बराबर 1/3 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर होता है। 1 dy बराबर क्या होता है? 1/3 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर। अगला चलते हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए इसमें जो समतुल्य धारिता हो जाता है 46 का, समतुल्य धारिता जो होगा वो होगा C/2। समतुल्य धारिता आप लोग निकालना सीखे होंगे इनकी क्लास में, तो इस तरीके से आप समतुल्य धारिता निकाल लीजिएगा, C/2 हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन कहता है हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यानी कि 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 10 के पावर 3 है बुआ, यहाँ 10 के पावर 3 मेगा एम्पियर होता है। ठीक है, यानी कि 47 का हो जाएगा ए। 48 नंबर क्या है बुआ? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही होता है? तो सही जो होता है धारा घनत्व बराबर L/A। धारा घनत्व बराबर क्या होता है? L/A, लंबाई बटा क्षेत्रफल। चलिए
49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो प्रतिरोध के लिए जो होता है बुआ आर बराबर हो जाता है रो एल अपॉन ए, ये आपका सही है। अगला चलते हैं हम लोग 50 नंबर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का पहला नियम के आधार पर दिया हुआ है कि सभी आने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से देखिए 20 10 30, 30 10 40, 40 वो आ रहा है तो निकलेगा भी कितना, 40 एम्पियर की धारा। अगला चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, 50 का ऑप्शन नंबर सी। 51 कहता है विभव मापी के लिए विभव मापी से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। विभव मापी से किसी सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का माप किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब 52 नंबर चलते हैं। 52 नंबर क्या कहता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है बुआ, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर 6। 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 53 कहता है एक टेस्ला किसके बराबर होता है, टेस्ला जो होता है वेबर प्रति मीटर, एक मिनट, टेस्ला कितना होता है, कैसे होता है बुआ, तो टेस्ला जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक टेस्ला होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। अब अगला चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है बी डॉट ए होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या होता है, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यानी कि 54 का हो जाएगा ए। 54 का क्या हो जाएगा ए। और 55 नंबर क्वेश्चन चलता है, चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है, चुंबकीय तरंग का वेग होता है वो सी बराबर √1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 55 का हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोटोन की ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा जो होती है बुआ ई बराबर एच न्यू भी होता है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप इसको टिक आउट कर दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ई बराबर एच न्यू या एच भी जिसको आप लोग पढ़ते होंगे वो, और क्या है एच सी अपॉन लेमडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर, यहाँ -19 है, 10⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए सही इसमें द्विआधारी के रूप में बदलना है, तो या तो हम 111 है, इसको क्या है डेसिमल में लिखा, द्विआधारी में लिखा हुआ इसको डेसिमल में बदलना है, हम क्या बोले थे इधर से लेना है, इधर से लेंगे बुआ 1 × 2 के पावर 0 जोड़ 1 × 2 के पावर 1, दूसरा के लिए जोड़ 1 × 2 के पावर 2, ठीक है। तो अब देखो 2 के पावर 0 1, 1 × 1 1 जोड़ 2 के पावर 2 तो 2 जोड़ 4, 2 के पावर 2 4, तो 4 2 6 1 7, यानी कि द्विआधारी में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 जो है तो सही है। चलिए अगला चलते हैं, द्विआधारी के योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है बुआ 1 + 1 = 1, क्योंकि 1 + 1 = 2 होना चाहिए जो कि सही नहीं है, 0 + 0 ये सब बाद में सही है, ये सही नहीं है। चलिए अगला चलते हैं बुआ 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में N1 और N2 लपेटे हैं। देखिए हम आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या जो होती है वो क्या होता है बुआ, इसमें फेरों की संख्या कम और इसमें फेरों की संख्या अधिक होता है, ठीक है। द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक और प्राथमिक में फेरों की संख्या कम, तो यानी कि N1 कम हो जाएगा N2 अधिक होगा, तो N1 कम और N2 अधिक वाला ऑप्शन खोजेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि N2 अधिक है और N1 कम है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए 61 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, हाइड्रोजन वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो हाइड्रोजन वर्णक्रम में जो श्रेणी है बुआ वह बामर श्रेणी आपके दृश्य भाग में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन के लिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति P बराबर जो होता है बुआ क्या होता है 1/f लेंस में, यानी कि कितना डायोप्टर हो जाएगा 1/f, और दिया हुआ है मीटर में तो 1/1
यानी कि 1 डायोप्टर की शक्ति हो जाएगी। तो P बराबर हो जाएगा वो 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो होता है बुआ FO क्या होता है? FO होता है जहाँ से वस्तु को देखा जाता है, और FE होता है जहाँ से आंख लगा करके हम देखते हैं। इनकी अभिदर्शक की फोकस दूरी और वस्तु की फोकस दूरी वाला, तो सबसे जो यानी कि आंख जहाँ से लगा कर देखते हैं, इनकी FE जो होगा वो ग्रेटर देन होगा FO से, यानी कि FO छोटा होगा FE से, यानी कि फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी अभिदर्शक लेंस के अपेक्षा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ 63 का बी। 63 का क्या हो जाएगा? बी। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का जो कोण होता है उसको हम प्रूव भी किए हैं, μ-1 इंटू ए होता है। क्या होता है? μ-1 इंटू ए। कई बार हम आपको बताएं पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, तो μ-1 इंटू ए होता है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? देखिए, जब भी अपवर्तन की घटना होगी तो तीव्रता जैसी विरल से सघन में घुसेगा, तो सघन में घुसने पर क्या होगा बुआ? उसका स्पीड घट जाएगा, यानी कि कट गया। वेग में भी कमी आ जाएगा, वेग घटेगा ही। और तरंग दैर्घ्य भी या तो घट सकता है या बढ़ सकता है। सघन से विरल में गया तो बढ़ जाएगा, और विरल से सघन आया तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। केवल आवृत्ति जो होता है कभी नहीं बदलता है। आवृत्ति यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो समान रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 65 का डी। चलिए 66 नंबर में हम लोग चलते हैं बुआ। मात्र 4 क्वेश्चन बचा है, 5 क्वेश्चन और बचा है। तो 66 नंबर हम देखते हैं। 66 नंबर क्या कहता है? यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग VW हो तब क्या होगा? तो देखिए, तो प्रकाश का वेग जो होता है, हवा होता है आपका विरल, हवा क्या होता है? विरल। और पानी जो होता है बुआ, पानी वाला, ये क्या होता है? सघन। तो जैसी विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा? तो किसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा? तो विरल माध्यम में अधिक होगा, सघन में कम होगा, यानी कि हवा में ज़्यादा होगा, पानी में कम होगा। तो यानी कि हवा में ज़्यादा पानी में कम, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बउआ? हवा में ज़्यादा पानी में कम। तो इसको ले लेंगे कि हवा में ज़्यादा पानी में कम, यानी कि एयर में ज़्यादा वाटर में कम, तो VA इज ग्रेटर देन VW, यानी कि 66 का हो जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो जल के लिए क्रांतिक कोण जो होता है वो 48.75 डिग्री, यानी कि 48.75 डिग्री जो होता है वो आपका सही है। 67 का हो जाएगा डी। 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं बुआ 68 में। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है? तो 68 का हो जाता है 5 बराबर 2n पाई। 5 बराबर 2n पाई। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है? 5 बराबर 2n पाई। उसके 69 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या हो जाता है? I बराबर 1/λ4। I बराबर 1/λ4 होता है, यानी कि I समानुपाती 1/λ4। 69 का हो जाएगा बुआ ये क्या चीज? डी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी। तो कोई भी कांच के समांतर सतह होगा तो उसका फोकस दूरी अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपका 70 का 70 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने पूरा वीडियो देखा। और साथ ही साथ क्या करें कि जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम्स में। इसी में से 35 के 35 ऑब्जेक्टिव रहना है। मैं 5 सेट करवा रहा हूँ, 5 के 5 सेट में से ही 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।